हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने वाले हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल समझने के लिए पहले हम बेसिक्स से गो थ्रू होंगे और बेसिक्स को कवर करने के बाद हम प्रैक्टिस टेस्ट की हेल्प से, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, प्रैक्टिस टेस्ट की हेल्प से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें कि हाँ, इस चैप्टर में हम किस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। प्रैक्टिस टेस्ट सपोर्ट मटेरियल में गिवन होते हैं। मैंने सपोर्ट मटेरियल 2022 टू 23 का लिया है, क्योंकि लेटेस्ट सपोर्ट मटेरियल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। चलो पहले बेसिक रिवाइज करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर आप इस सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर आप इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सरकमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री की लेंथ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सिमिलरली अगर हम चैप्टर का नाम पढ़े तो यहाँ पे लिखा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि हम सर्कल के एरिया के बारे में बात यहाँ नहीं कर रहे, हम तो उससे रिलेटेड एरिया की बात कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड दो एरियाज की हम बात करेंगे। पहला है सेक्टर और दूसरा है सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर जो है वो दो रेडियस, ये आपको नज़र आ रही होंगी, दो रेडियस और एक एक आर्क। ये बेसिक में आपको बता चुका हूँ क्या रेडियस होती है, क्या आर्क होती है। पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 10 की आपको याद होगा, आप रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से, क्या आर्क होती है, किसे कॉर्ड कहते हैं। इसमें हम डायरेक्टली जो एरियाज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उन टर्म्स की बात करेंगे। तो सेक्टर क्या होता है? दो रेडियाई और एक आर्क के बीच में जो एरिया घिर रहा है इसे कहते हैं हम सेक्टर। अब सेक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो माइनर छोटा सेक्टर। अगर आप देखें ये भी तो एक आर्क है, मेजर आर्क, और ये दो रेडियाई हैं। इनके बीच में जो ये रेड वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको भी हम सेक्टर कहते हैं। इसको मेजर सेक्टर कह देंगे और ये छोटा वाला सेक्टर जो नज़र आ रहा है इसे हम माइनर सेक्टर कह देंगे। इसी तरीके से एरिया से रिलेटेड मतलब सर्कल से रिलेटेड एक एरिया होता है जिसे हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट क्या होता है? एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में जो एरिया होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। अब सेगमेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो छोटा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, छोटी आर्क और कॉर्ड के बीच में। बड़ी आर्क और कॉर्ड के बीच में आपको ये रेड वाला एरिया नज़र आ रहा होगा, इसको हम कह देते हैं मेजर सेगमेंट। ये दोनों के मीनिंग मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुए होंगे। अब इनसे रिलेटेड एरिया देख लेते हैं। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहते हैं तो हमें सीधे सीधे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाना होता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल। बस एक चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है, थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 मतलब जो यहाँ एंगल बन रहा है वो थीटा है, थीटा से मल्टीप्लाई करनी है जो भी इन दो रेडियाई के बीच में एंगल होगा और 360 से डिवाइड कर देना है, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता लग जाएगा। अब ये सेक्टर जो है वो माइनर है। एग्जाम में कहीं ऐसा जनरली मेंशन नहीं होता कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, माइनर सेक्टर का एरिया निकालो। अगर वो कहेगा एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर निकालो तो आपको जनरली माइनर सेगमेंट का एरिया या माइनर सेक्टर का एरिया निकालना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है। ऐसे ही अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको निकालना है तो वो मेंशन करेगा, क्लियरली मेंशन करेगा, या फिर लिखेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, कहेगा एरिया ऑफ सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मेजर आर्क, मेजर आर्क के करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालो। ओके, इस तरीके से मेंशन करेगा। तो निकालने का तरीका क्या है? दो तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल है, पूरे सर्कल का एरिया निकालो और जो सेक्टर का एरिया आपने पहले निकाल रखा है उसको अलग कर दो, माइनस कर दो। सर्कल के एरिया में से क्या कर दो? माइनर सेक्टर के एरिया को घटा दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ से इसे तोड़ा मैंने, एक मान लो एक बिस्किट का पीस है, इसको तोड़ा मैंने सेक्टर को और इसको अलग कर दिया, तो बड़ा वाला हिस्सा जो बचा वो क्या होगा? मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा के 4 बाइट्स होती हैं मान लेते हैं, तो उसकी अगर एक पीस को मैंने हटा दिया, 4 पीस होते हैं, 4 पीस में से एक पीस को हटा दिया तो बचेगा क्या? 3 यहाँ पर पीस बचेंगे और 3 पीस मिलकर क्या बना रहे होंगे? 3 पीस मिलकर मेजर सेक्टर बना रहे होंगे। इसका फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। मैं कह रहा था इसके दो तरीके हैं मेजर सेक्टर के। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है अगर मैं इसके पीछे वाला एंगल निकाल सकूं, जो आपको नज़र आ रहा होगा 360 माइनस थीटा होगा, तो ये भी तो एक थीटा का ही काम करेगा। तो अगर मैं सर्कल का एरिया निकाल कर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करा दूं तब भी मुझे क्या पता लगेगा? तब भी मुझे पता लगेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये भी एक फॉर्मूला है। आई थिंक ये विजिबल नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप इसे समझ सकते हैं। 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से भी आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। आप सेगमेंट पे आ जाते हैं। सेगमेंट में एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सेगमेंट तो समझ आएगी आपको क्या होता है। पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो, नज़र आ रहा है सेक्टर का एरिया निकाल लो, और उसमें से ट्राइंगल है, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एरिया को ऐसे तोड़ा मैंने, तोड़कर अलग कर दिया तो बचेगा क्या? यानी कि पहले मेरे पास एक सेक्टर था, सेक्टर पिज़्ज़ा का एक पीस था,
उसमें से मैंने ट्राइंगल को यहाँ कट लगाया, ट्राइंगल को तोड़ा और अलग कर दिया, यानी कि क्या बचेगा फिर मेरे पास, सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो और माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सबको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के जो तरीके हैं पॉसिबल जो आपके एग्जाम में आएंगे, वो या तो 90 डिग्री पर आएगा, या 60 डिग्री पर आएगा, या 120 डिग्री पर आएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले अगर आप याद रख लेंगे ट्राइंगल का क्या रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। 90 का है तो सिंपली आपको हाफ इंटू आर स्क्वायर लगाना है, जबकि अगर 60 और 120 डिग्री का आएगा तो आपको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वही लगाना है, बस रेडियस लिखना है। यहाँ पर साइड की जगह क्या लिखना है, रेडियस का स्क्वायर लिखना है, √3/4 आर स्क्वायर। हमने अभी तक माइनर सेगमेंट के बारे में जान लिया, या सेगमेंट जो भी हम कहेंगे। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा ये तो जाना ही नहीं, ये भी इसी कॉन्सेप्ट में निकलेगा जैसे हमने ये निकाला था। सर्कल का एरिया निकालो, हमने सर्कल का एरिया निकाल लिया और उसमें से क्या करा, उसमें से माइनर सेगमेंट के एरिया को हटा दिया। ठीक है, अभी फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बुक में फॉर्मूला मेंशन कर रखा है, आप खुद अपना फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको इसका फॉर्मूला एरिया निकालना है कि पहले निकाल लो एरिया मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एरिया निकाल दो और उसमें एक छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसका एरिया ऐड कर दो। ऐसे करके आप एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, बट क्योंकि बुक में फॉर्मूले मेंशन है तो मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया। आप लेकिन लॉजिकली सोचेंगे तो फॉर्मूले आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपको मेजर सेगमेंट सेक्टर का एरिया निकालना आ गया है, ट्राइंगल का एरिया निकालना आ गया है, तो मेजर सेक्टर के एरिया में ट्राइंगल को जोड़ देंगे तब भी तो हमारा मेजर सेगमेंट बन रहा है। समझ आ रही है बात? तो इस बात को समझें और आप ऐसे करके भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको फॉर्मूले क्रिएट करना आते हैं तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको साफ साफ विजिबल है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन एकदम विजिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अगर एरिया ऑफ सेक्टर इज 7/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कहा गया है एक सर्कल है, इस पूरे का एरिया निकालेंगे अगर हम, और एक सेक्टर है इसका, इसी का एक सेक्टर है। ठीक है, इसको थोड़ा अलग करके बना लेता हूँ, इसी का एक सेक्टर है, इसी का एक सेक्टर है और इसका एरिया निकालें, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो 7/18 का है, 7/18 का, यानी कि इसका एरिया निकालना चाहते हैं आप, तो सर्कल से, सर्कल के एरिया से किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब आपको क्या पता लग जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर पता लग जाएगा। फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल मतलब जो यहाँ पर सेक्टर के एंगल बनेगा ना, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है, तो थीटा निकालना है हमें। एक नंबर का क्वेश्चन है, लिखने का तरीका मैटर नहीं करता, आंसर मैटर करता है। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है किसके, ये तो हमें पता है, किसके बराबर होता है, θ/360 πr²। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉट नीडेड। आपको एरिया ऑफ सर्कल भी पता है किसके होता है, πr²। आपसे कह रखा है θ/360 πr² किसके बराबर है, 7/18 किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। कहा है एरिया ऑफ सेक्टर 7/18 है किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल की 7/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर पता लग जाएगा। πr² दोनों तरफ है, कट जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 7/18 तो जहाँ वहीं रहेगा, थीटा भी यहीं रहेगा, 360 मल्टीप्लाई में जाएगा, और 360 जब मल्टीप्लाई करेगा तो आप देख रहे हैं 2 बार में जा रहा है, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 0 का कॉपी कर लेंगे। तो कितने डिग्री आ रहा है, द सेंट्रल एंगल, द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1 मार्क के क्वेश्चन जनरली MCQ में आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हमें लिखनी होंगी। आपको डायरेक्टली अगर आपने ये सॉल्व कर लिया इतना हिस्सा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, पता लग जाएगा कितना एंगल आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है डायमीटर ऑफ सर्कल्स हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल। कह रहा है उस सर्कल का डायमीटर निकालना है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आंसर की अंडरस्टैंडिंग होती है, याद रखना है। तो क्वेश्चन को टाइम देना होता है। मैं कितनी बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ ताकि क्वेश्चन समझ आए, आपको भी यही करना है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू, कह रहा है एक सर्कल है उसका डायमीटर बताना है आपको क्या होगा, जो किसके बराबर है, कहता है द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया, जिसका एरिया, इसका एरिया किसके बराबर है, 2 सर्कल के एरिया का सम। कहता है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर।
इसकी रेडियस है 24, इसकी रेडियस है 7, इनके एरियाज का सम, यानी कि एरिया ऑफ बिग सर्कल, इसकी रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर है, क्या मान लेते हैं इसकी रेडियस को कैपिटल आर, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2। एक नंबर का क्वेश्चन है, कैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ बिग सर्कल, आपको तो फॉर्मूला लगाना है, मैं तो फिर भी लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। आपको ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको कहाँ से शुरू करना है, जहाँ से मैं कर रहा हूँ। पाई आर कैपिटल स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर करेंगे, बराबर आएगा पाई आर 1 का स्क्वायर पहला सर्कल, पाई आर 2 का स्क्वायर दूसरा सर्कल। यहाँ से लिख सकते हैं, पाई कॉमन आ रहा है दोनों में, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन पहले ही कर लो, चीज़ें आसान बन जाती हैं। तो ये तो हट गया, हमें पता लग गया क्या आ रहा है। R1 की वैल्यू हमें पता है, इसने दे रखी है पहले रेडियस 24, तो क्या करना है 24 का स्क्वायर, फिर दे रखिए R2 7, यानी कि 7 का स्क्वायर करना। अब 24 का स्क्वायर मुझे तो याद है, जिसको याद नहीं है ना वो सोचेगा नहीं क्या होता है। अगर कन्फ्यूजन हो रही है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी कराएंगे, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब देखो कितना टाइम लगा मुझे, अगर इसको मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूँ कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा क्या? तो आपको इसे सॉल्व करना। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इनको ऐड करेंगे क्या आएगा 9 और 6 5, 1 कैरी कराएंगे, 1 और 4 5, 5 और 7 कितना होता है 5 एंड 7 12, 1 कैरी कराएंगे 6 आ जाएगा। हमें तो आर निकालना था, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। और अगर आपको पता है 625 किसका स्क्वायर है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो फैक्टर करेंगे, घबराना नहीं है, बस सोचना नहीं है कि नहीं पता तो अब तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। इसे डिवाइड करें तो आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 5 2 ज़ा 10, और यहाँ 2 बच जाएगा, 5 5 ज़ा 5 5, 5 5 ज़ा 25 1, पेयर बनाए कितना आ रहा है 5 इंटू 5 25, तो 25 सेंटीमीटर रेडियस आ रही। ऑप्शन में 25 दे रखा होगा, देखिए दे रखा है, लेकिन इसने पूछा क्या डायमीटर। जिस बच्चे ने जल्दबाजी में इसे लिख दिया कि रेडियस 25 सेंटीमीटर है उसका गलत हो जाएगा। अब इसने ऑप्शन में देखो इसका डबल कहीं नहीं दे रखा, यानी कि क्वेश्चन के ऑप्शंस में ही गलती कर रखी है इसने। डायमीटर पूछा है और रेडियस ऑप्शन में दे रखी है, तो इसके ऑप्शंस गलत हैं। जिसने भी 25 सेंटीमीटर पे टिक करा है या नहीं करा है उस सबको फुल मार्क्स मिलते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं। बाकी इसका सही आंसर क्या है, डायमीटर इक्वल टू क्या होगा 25 इंटू 2, रेडियस का डबल होता है, तो यानी कि वो आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इसने अगर रेडियस लिखा होता तो 25 पे लगाते, लेकिन इसने पूछा ही डायमीटर है तो 50 होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 3। तो आपके अगर आंसर मैच ना करेगा अभी तो ऐसा नहीं है कि आपके आपके मतलब गलती होंगे, डेफिनेटली कभी कभी क्वेश्चन में भी एरर आ जाती है। तो हॉपलेस नहीं होना है एग्जाम में, आराम से पेपर को करना है, क्वेश्चन स्किप करना है, आगे के सारे क्वेश्चन देखने, और फिर उस अगर टाइम मिलता है तो उस क्वेश्चन को देखना। पूरे पेपर पे उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आना चाहिए जो एक क्वेश्चन आपको नहीं आता उस क्वेश्चन का। द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स, कहता है एरिया निकालो एक सेक्टर का जिसका पेरीमीटर 4 टाइम्स है इट्स रेडियस ऑफ मेजर आर यूनिट इज। कहता है एक सेक्टर है, सेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस, रेडियस आर आर होती है। कहता है इसका पेरीमीटर, याद रखना सेक्टर का पेरीमीटर जो है वो लेंथ ऑफ आर्क तो उसमें आती है, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसे क्या कहते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क तो पेरीमीटर के अंदर आती ही आती है सेक्टर के अंदर, साथ में रेडियस का सम भी हो जाता है। यानी कि पेरीमीटर, अगर आपसे कोई कहे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं लेकिन अभी लिखवा देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क आएगा सर इसमें, तो पहले लेंथ ऑफ आर्क और प्लस होगा 2 रेडियस, रेडियस नज़र आ रही है 2r, ये प्लस होगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है मैंने लिखवाया है यहाँ पर, मैं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया, चलो लिख लेते हैं। अगर इस आर्क का फॉर्मूला निकालना है आपको लेंथ ऑफ आर्क का, तो कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होगा वही 2πr तो होगा ही होगा, मल्टीप्लाई करनी है किससे θ/360, तो सेम सर्कमफ्रेंस का ही तो पार्ट है ये। जैसे सर्कल का पार्ट है सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकाला, सर्कल के एरिया की θ/360 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही
सरकमफ्रेंस का पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क, तो वो भी कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस की मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 से कराकर। आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्म। अब हम देखते हैं ज़रा, ये कहता है द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है हमें क्या होगा, जिसका पेरीमीटर 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 लिखा है, पेरीमीटर को पी मान लेते हैं अभी, इस 4 टाइम्स 4 गुना है। किसके 4 गुना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर 4 गुना है रेडियस ऑफ मेजर आर, रेडियस ऑफ मेजर आर, यानी कि रेडियस की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, हमें ये पूरा हिस्सा पता लग जाएगा, पेरीमीटर पता लग जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर इक्वल टू क्या आएगा, 4 आर। कह रहा है लेंथ, ये पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर किसके बराबर है, रेडियस का 4 गुना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। हमें थीटा नहीं पता, यहाँ थीटा निकालते हैं पहले। थीटा पता लग जाएगा तो एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस तो आर दे ही रखी है उसने, तो थीटा पता करने की कोशिश करते हैं। 2 आर इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं ज़रा, थीटा अपॉन 180 पाई आर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। तो पाई 4 आर से 2 आर जाएगा तो आर बचेगा, थीटा अपॉन 180 पाई आर आ रहा है यहाँ पर। अब देखो क्या करेंगे, थीटा निकालना है ना हमें, तो 2 आर की मल्टीप्लाई होगी किससे, 180 से, और पाई से क्या होगा ये डिवाइड, आर से क्या होगा ये डिवाइड, आर से आर कट जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर आ गया 180 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 अपॉन पाई। अगर आपको, जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उनको बता देता हूँ। अगर हम सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमें थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा निकालने के लिए उसने एक रिलेशन दे रखा है, रेडियस तो आर बोली रखी है उसने, तो थीटा निकालने के लिए एक रिलेशन दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बराबर 4 गुना है रेडियस का। तो पेरीमीटर इसके बराबर होता है, मैंने कहा पेरीमीटर बराबर 4 आर दे रखा है, तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर लिख दिया और 4 आर के बराबर दिखा दिया। फिर सॉल्व कर रहा हूँ मैं थीटा निकालने के लिए, पहले टर्म दूसरी तरफ भेजी गई है और उसके बाद क्या करा है मैंने, माइनस करके लिख दिया, यहाँ पे जो डिवाइड होता है डिवाइड करके लिख दिया। फिर मैं 180 को मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ और पाई आर को डिवाइड में, आर से आर कट के इस तरीके से कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन को ध्यान से देखते रहिए। तो ये थीटा बराबर आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला तो पता ही है सबको, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है बताओ मेरे साथ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या आई अभी, 360 अपॉन पाई, इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, ये तो हो गया थीटा की वैल्यू 360 से। फिर क्या आएगा, पाई मल्टीप्लाई में आएगा आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना हमने पहले भी सीखा है, दोबारा देख लेते हैं। 360 अपॉन पाई को डिवाइड करना है किससे, 360 से, 1 लिख सकते हैं डिवाइड, मैंने बताया डिवाइड को हटाकर क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 ऊपर जाएगा, 360 नीचे, इससे ही कट जाएगा, यानी कि हम चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, पाई तो नीचे डिवाइड में रहेगा। ठीक है, 1 अपॉन पाई आने वाला है इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, करने का तरीका मेरा जो है वो लेंथी है। आप इसमें अगर स्टेटमेंट को हटा दें, कुछ चीज़ें को दिमाग में कर लें, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप लिखना शुरू कहाँ से करेंगे, जब करेंगे यहाँ से, और यहाँ से कैलकुलेशन के मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स लेता हूँ, आप जानते हैं ये बात, ताकि सबको समझ आए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, फॉर्मूले में रखनी है, डायरेक्ट कटता हुआ आपको डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, आर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। ओके, तो इसने क्या दे रखा है, आर स्क्वायर यूनिट हमारा यहाँ पर एरिया आ जाएगा, लिख देंगे आर स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट में आंसर आता है, ये बात आप जानते हैं। ओके, ये हमारा फिनिश हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। किसी किसी क्वेश्चन में टाइम लगना नॉर्मल है, घबराना नहीं होता कि हमारा पेपर कैसे पूरा होगा। 1 मार्क के क्वेश्चन भी कभी कभी 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के बराबर टाइम ले लेते हैं। ठीक है, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहता है एक सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर, सेक्टर बना लिया मैंने, ये सेक्टर है, इसका एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, इस आर्क की लेंथ दे रखी है, आर्क कितनी, 5 पाई सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 20 पाई, यानी कि इस एरिया को क्या दे रखा है उसने, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है जानते हैं आप? एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, इसी के होता है। और ये किसके बराबर दे रखा है हमें? 20 पाई के बराबर दे रखा है। तो अगर आप देखें 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप ये मत देखो किस तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो θ/360 आर स्क्वायर इक्वल टू 20 आ रहा है यहाँ पर। और इसने क्या कहा है? लेंथ ऑफ द आर्क भी दे रखी है। और पूछा क्या है? इफ द एरिया, हाँ इसने पूछा फाइंड द रेडियस, रेडियस पूछ रखी है। रेडियस पूछी है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा बराबर क्या आएगा देखते हैं ज़रा। थीटा इक्वल टू 360 आर स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा। आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। 360 को भी एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। ये आ गई थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी? थीटा की वैल्यू। लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना आती है? लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं? θ/360 2 पाई आर, सरकमफेरेंस आ जाएगा यहाँ। और ये बराबर किसके दे रखी है हमें? 5 पाई। 5 पाई लिख देते हैं। तो पाई से पाई कटता हुआ यहाँ भी नज़र आ रहा है आपको, 2 से डिवाइड होता हुआ यहाँ भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर इक्वल टू कितना आ जाएगा? θ/180 आर इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्या हमें थीटा की वैल्यू पता है? यस, हमें थीटा की वैल्यू पता है। थीटा की वैल्यू क्या है नज़र आ रही होगी आपको। चलो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 की 30 से देखिए 0 0 2 बार आ रहा है, लिख दो। 36 की 2 से करनी है, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 1 7 आ जाएगा। ये आ रही है हमारी थीटा की वैल्यू। तो थीटा की जगह क्या लिखना है? 7200 अपॉन आर स्क्वायर। इसको कौन डिवाइड कर रहा है? 180। और मल्टीप्लाई में आर है इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। इस सिचुएशन को सॉल्व करना मैंने आपको बताया। जब 720 डिवाइड बाय आर स्क्वायर को डिवाइड करना है 180 से, तो कैसे करेंगे? 7200 आर स्क्वायर, यहाँ 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन बनाना है, रेसिप्रोकल करना है। इससे ये कट जाएगा, यानी कि इसे डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। और 18 का टेबल अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है। तो 18 4 ज़ा क्या होता है? 72, 0 आ जाएगा। नहीं आता तो एक एक करके डिवाइड करेंगे, 40। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है लिख लेते हैं पहले, खिचड़ी ना बनाए ज़्यादा। 40 इंटू आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 5। आर स्क्वायर है या आर है? तो यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर इंटू आर। आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? सिर्फ आर बचेगा। आर की यहाँ मल्टीप्लाई करा दो। 40 इक्वल टू क्या आ गया? 5 आर। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40 जहाँ है वहीं रहेगा, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। मैंने इधर रिवर्स करके लिख लिया है, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया? 8। तो आर बराबर क्या आ रहा है? 8 सेंटीमीटर। तो आप कह रहे हैं सर आपने तो कहा था 1 2 क्वेश्चन लेंथी होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन लेंथी दे रखे हैं। क्या दिक्कत है? 1 2 क्वेश्चन ही तो है, अभी 2 ही तो क्वेश्चन हुए हैं। अभी देखते हैं आगे, ठीक है, करते जाते हैं। वैसे भी प्रैक्टिस टेस्ट है, एग्जाम को थोड़ा सा और केयरफुल तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी दे रखे हैं। तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन अचानक से आपके सामने आ जाए तो एग्जाम में हो सकता है आप डर जाएंगे, जबकि आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर रखा है, आपने क्वालिटी इक्वेशन वाला कर रखा है, और उसमें आपने वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीखा है। और आर यहाँ पर एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू निकालनी थी। ना थीटा पता था ना आर पता था, एक इक्वेशन बनी, दोनों नहीं पता था। लेकिन इसने दूसरी के बारे में बात कर रखी है, यानी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन बन सकता है। थीटा की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते, यहाँ से आर की वैल्यू भी निकाल सकते थे, फिर थीटा की और फिर आर की। तो ये तरीका हो सकता था। तो आपको घबराना नहीं है, बस स्टेप्स लेने हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाना है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको नहीं मूव कराते, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इट इज विजिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.7 सेंटीमीटर इज 27.2। सेक्टर की बात कर रहा है। सेक्टर का पेरीमीटर, ये सेक्टर हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, इसमें रेडियस भी शामिल होती है और लेंथ ऑफ आर्क भी शामिल होती है। तो पेरीमीटर जिसकी रेडियस इसने क्या कह रखी है? 5.7 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है? 27.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम कब तक नहीं निकाल सकते? जब तक हमें थीटा ना पता हो। तो थीटा निकालते हैं पहले। 2 मार्क का क्वेश्चन है। रेडियस कितनी दे रखी है? 5.7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है इसने, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है इसने, कितना दे रखा है? 27.2
2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता किसके बराबर है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 आर, दो रेडियस को जोड़ेंगे तो क्या पता लगेगा, ये पता लगेगा। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है तो निकालेंगे, अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इंटू 2, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्या वैल्यू होती है पाई की, कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। आर की वैल्यू तो हमें दे रखी है 5.7 प्लस 2 की जगह 2 लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे 5.7 इक्वल टू क्या आएगा 27.2। ओके, इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड तो कुछ हो नहीं रहा, यहाँ से बस ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 180 आ जाएगा, फिर 2 से कर सकते हैं 11 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 9 और 0 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और 0 का 0 आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कर लेते हैं। तो 3 से कहाँ हो रहा है डिवाइड, सॉरी ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, हो तो रहा है 3 से डिवाइड, करते हैं इसे डिवाइड। तो 3 ज़ा 9 और 0 का 0 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3 पॉइंट 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27। ओके, अब जो चीज़ बच रही है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या बच रहा है 11 इंटू 1.9, नीचे क्या बच रहा है 30, मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है 7, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 ज़ा क्या होता है 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी कराएंगे, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, पॉइंट आ जाएगा इक्वल टू। ओके, तो आपको कैलकुलेशन अपने हिसाब से करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है वैसे करें। मैं मल्टीप्लाई करने से बचता हूँ जब तक मैं फाइनल आंसर की तरफ ना आ जाऊँ, ठीक है। कारण क्या है, थीटा लिखना भूल गया, देखो मैं आपको भी नहीं बोलना। कारण क्या है, अगर मल्टीप्लाई पहले कर दोगे तो अगर हमें वैल्यू किसी चीज़ की फाइंड करनी तो कैलकुलेशन मुश्किल बन जाती है। टर्म पहले दूसरी तरफ जाती है और टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगी। यहाँ क्या बच रहा है थीटा इंटू 11 इंटू 1.9 डिवाइड बाय 30 इंटू 7 बच रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनको घटाते हैं, 27.2 में से क्या घटाना है 11.4, 2 में से 4 जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है याद रखना, 2 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो कितना आ रहा है 15.8 यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों हैं डिवाइड में तो कहाँ चले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में, ये दोनों हैं मल्टीप्लाई में तो कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे डिवाइड में, 11.19। ओके, मैंने मल्टीप्लाई ठीक करी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ठीक करी, क्या मैंने माइनस ठीक करी है, 12 माइनस 4 8 आ जाएगा, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस तो ठीक जा रही है। आगे देखते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आएगा, कुछ डिवाइड हो रहा है, हम एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, ये याद रखना, मैंने डॉट बना रखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 11 से कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, 19 से कुछ डिवाइड हो रहा है, 19 से भी कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, 19 के टेबल में ये नहीं आता, तो हमें अब कुछ नहीं कर सकते, हमें इनकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये फाइनल आंसर थोड़ी ना है, थीटा बराबर मान लेते हैं यही है 158 इंटू 30 अपॉन 7, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 11 इंटू 19। क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर, कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कोई फाइनल वैल्यू नहीं है, लास्ट में भी कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन की वजह से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू आई 158 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 11 इंटू 19, और डिवाइड किससे करना है, नीचे 360 है ना, 360 ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय पाई, और यहाँ पे देखें आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमें दे रखी थी 5.7, 5.7 इंटू 5.7। आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। पाई की जगह क्या रख सकते हैं 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 2 आ जाएगा, 19 से डिवाइड होगा ये तो 0 पॉइंट कितना आएगा 3 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये कटेगा तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा आ जाएगा, और कहीं से कुछ डिवाइड हो रहा है, देखते हैं ज़रा, देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 3 से डिवाइड हो रहा है 3 2 मतलब 3 2 ज़ा, और 3 से ये हो रहा है 3 1 ज़ा 0.39 ज़ा। अब 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा
2 7 ज़ा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 9 ज़ा। ओके ये तो जाएगा 2, यहाँ 1 बचेगा 9 आ जाएगा। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए रह गया है, इसको मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ। देखिए ज़रा, तो अगर मैं जो जो चीज़ें बची हैं यहाँ पर वो लिख लूँ, 79 बचा है मल्टीप्लाई में, और क्या बचा है 0.3 बचा है और 1.9 बचा है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 79 की 3 से मल्टीप्लाई करें पहले, चलो 19 से कर लेते हैं। 79 की 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट को भूल जाओ, अभी कहीं पॉइंट लिखा है, बाद में लगा लेंगे पॉइंट। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी करेंगे। 9 7 ज़ा 63 और 8 कितना होता है 71। 1 9 ज़ा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 7 ज़ा कितना हो जाएगा 7, ऐड कर लो 1 0 1 कैरी कराएंगे 15 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से करानी, 3 से करा लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 3 1 ज़ा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो आंसर क्या आना चाहिए 45.03। और सेंटीमीटर में ही दे रखी थी वैल्यूज़, तो यहाँ पर आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ। ओके मैंने पहले सॉल्व नहीं करा था तो मुझे पता नहीं कि कितने लेंथी क्वेश्चन इसमें दे रखे होंगे, लेकिन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है। ओके अब सभी ध्यान से देखना, हम एक काम कर सकते थे यहाँ पर, जो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, आपको भी एग्जाम में हो सकता है बाद में रियलाइज़ हो, ये तो लेंथी कैलकुलेशन हो गई, दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखता ना, तो एक कैलकुलेशन नहीं होती डिवाइड वगैरह की, पाई का पाई रहता और लास्ट में जाकर पाई एक दूसरे से कट ही जाता। तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप पाई की वैल्यू रखे ही नहीं और थीटा निकाल लें, वो भी एक तरीका हो सकता था, उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाती है। बट हमने जैसे करा वो भी तरीका ठीक है, तरीका गलत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक तरीका आपको बताऊँ और इस कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हैं, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो, थीटा अपॉन 360 था या इंटू 2 पाई आर था प्लस 2 आर था इक्वल टू 27.2 था। अगर मैं इसे तो डिवाइड कर लेता, थीटा को थीटा ही रहने देता, पाई को पाई ही रहने देता और आर की जगह पर 5.7 लिख लेता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 लिख लेता, 5.7 लिख लेता, टू 27.2। ठीक है 27.2 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाता, मैं को यहाँ लिखना है डायरेक्ट लिख लेते हैं, 11.7 कर लेता मैं, इससे भी आंसर हमारा आ जाता। ठीक है देखिए इसे 3 से डिवाइड कर लेते, 3 पॉइंट यहाँ 1 आ जाता है 9 आ जाता, इसे कर लेते। अब थीटा निकालना था, तो कितना आएगा देखिए, थीटा इंटू पाई, यहाँ पर क्या बचेगा डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 1.9। तो थीटा निकालना, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करके हमारा आया था 15.8। तो थीटा बराबर क्या आ जाता है, ये दोनों चले जाते डिवाइड में और ये चला जाता मल्टीप्लाई में। तो ये भी कर सकते थे। ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाती, पाई से पाई कट जाता, बाकी सिमिलर ही है। ओके ये ऑप्शनल है कैलकुलेशन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है, उसकी मिनट हैंड कितनी लॉन्ग है, इसको रेडियस मानकर चलेंगे। ठीक है तो हमें रेडियस कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 6:10 PM एंड 6:45 PM। देखो 6:10 पर अगर मैं इस क्लॉक को दोबारा से बनाऊँ, तो 6:10 पर जो क्लॉक है, तो मिनट वाली हैंड पर फोकस करना है। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है मतलब यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 7 होता है, 8 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 10, यहाँ 11, ये बात आप जानते हैं। तो 10 पर यहाँ पे होती है मिनट हैंड और 14 पर 45 पर यहाँ होती है। कह रहा है यहाँ से यहाँ आने में जो इसने एरिया कवर करा, इस एरिया को पता करके दिखाओ, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ये एक सेक्टर बनना है, नज़र आ रहा होगा 2 रेडियाई और एक आर के बीच में। तो अगर आपको यहाँ पे ये एरिया निकालना है तो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए थीटा, एंगल कितना बनेगा इस टाइम तक थीटा। और थीटा निकालने का तरीका क्या है, एक मिनट हैंड 60 मिनट के अंदर पूरा चक्कर लगाती है। तो 60 मिनट के अंदर अगर कंप्लीट चक्कर एक मिनट हैंड लगा रही है तो 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री एंगल बनाएगी 360 डिग्री। एक मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाएगी एक मिनट हैंड, 360 के 60 हिस्से कर दो, 60 हिस्से 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। टोटल कितने मिनट वो चली है, 10 मिनट से चली थी, 45 मिनट तक पहुंच गई है। तो 45 माइनस 10 करेंगे तो 35 आएगा। तो 35 की 6 से मल्टीप्लाई करनी,
इंटू 6, तो पता क्या लगेगा, 6 5 ज़ा 33 लिखेंगे, 6 3 ज़ा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो 210 डिग्री एंगल उसने बनाया होगा। अब एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड हमें निकालना है। स्वेप्ट बाय या डिस्क्राइब्ड बाय भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन ने कहा है, जो क्वेश्चन ने कहा है वो भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब्ड बाय या स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर के। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको याद है। तो करेंगे क्या, थीटा की वैल्यू रखेंगे 210 डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में तो नहीं गिवन, तो हम लिखेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12, 0 से 0 कट जाएगा, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, सब तो कट गया, बच क्या रहा है 3 इंटू 22 इंटू 4, ये तो मल्टीप्लाई करनी है, 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8, बचता क्या है 3 मल्टीप्लाई में, 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 ज़ा क्या होता है 24, 2 कैरी करेंगे, 3 8 ज़ा क्या होता है 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी आंसर चेक करते हुए चलेंगे, ठीक है, मेरे से भी गलती हो सकती है और तो बताएंगे कहाँ पर मैं गड़बड़ करता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाल लिया, ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है, अब यानी कि आसान क्वेश्चन आना शुरू हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आप रिपीट कर करके देख सकते हैं वीडियो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक। दो सर्कुलर पीसेस ऑफ इक्वल रेडियाई एंड मैक्सिमम एरिया, दो कह रहा है दो सर्कुलर पीसेस हैं इक्वल रेडियाई के और मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर आर कट आउट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर हमारे पास बोर्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास कार्डबोर्ड है जिसका एक डायमेंशन है 16 और एक डायमेंशन है 8। अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूं तो हमें 8 सेंटीमीटर वाले वो हिस्से मिल जाएंगे। कह रहा है दो इसमें से सर्कल काट के निकाले गए, अगर दो सर्कल काट के निकाले गए हैं तो मैक्सिमम एरिया कवर करने वाले दो सर्कल्स कौन से होंगे, यही हो सकते हैं, सबसे बड़ा सर्कल यही बनाया जा सकता है जो हर चीज़ को टच करेगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड, हमसे कह रहा है इसका एरिया निकालो, रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया हमें यहाँ पर निकालना है, सिंपल सा है। कार्डबोर्ड का अगर मैं एरिया निकालूँ जो कि एक रेक्टेंगल है यानी कि L/B, तो कार्डबोर्ड रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के बारे में उसने क्या क्या दे रखा है, रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और सर्कल के बारे में अगर हम बात करें मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकती है इसकी, मैक्सिमम रेडियस की ज़रूरत है तो वही लिखते हैं, रेडियस यानी कि R, सर्कल्स दोनों के लिए सेम रहेगा, इक्वल टू क्या रहेगा, इक्वल टू वो रह सकती है अगर ये 8 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी रहेगी 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपसे कहता रिमेनिंग कार्डबोर्ड को ही निकाल लो, एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड की जगह मैं आपसे कहता कि आप कार्डबोर्ड को निकाल कर दिखाओ, तो आप पहले कार्डबोर्ड से दो सर्कल काटते, कार्डबोर्ड लेते, उसे दो सर्कल काटते और उनको वहाँ से निकाल देते, बाहर फेंक देते, देखो जो हिस्सा बचा हमारे पास, जो हिस्सा बचा खोखला सा, वो क्या है रिमेनिंग कार्डबोर्ड है। तो अगर आप एरिया रिमेनिंग कार्डबोर्ड का निकालना चाहते हैं तो पहले निकालना पड़ेगा रेक्टेंगल का एरिया और उसमें से दो सर्कल के एरिया को माइनस कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल्स, यही तो करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके होता है L/B, एरिया ऑफ सर्कल किसके होता है पाई आर स्क्वायर, कितने सर्कल हैं दो तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है 16, बी की वैल्यू कितनी है 8, माइनस करेंगे 2, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं है। हमेशा क्वेश्चन में चेक करना जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी आप भूल जाएंगे और आपका आंसर डेसिमल में थोड़ा सा गलत हो जाएगा तो आपके कुछ मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार क्योंकि आर स्क्वायर लिखा है। 16 की जब 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर टेबल याद है आपको 16 8 का क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है ना तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, मल्टीप्लाई करनी है। 8 6 का क्या होता है 48, 4 कैरी कराएंगे, 8 1 का क्या होता है 8 और 4 क्या होता है 28,
लेकिन 10 तक टेबल आपको याद होने चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन सबकी रहती है। अब देखते हैं, अब यहाँ डिवाइड तो हो नहीं रहा कुछ, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। ये एक काम करते हैं, 4 की इससे कराते हैं पहले। 4 टू ज़ा क्या होता है 8, 4 टू ज़ा क्या होता है 8, 2 की 4 से करा लेते हैं 8 डिवाइड बाय 7। देखो मैंने ऐसा क्यों करा कि मैंने इसकी इससे क्यों कराई, बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई कराई तो दोनों सेम आ गई। अब 4 की 2 से कराएं तो 8 आ रहा है, डबल डिजिट में संख्या नहीं आ रही ना, तो बिना हम यहाँ पर कुछ लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो 8 8 दा क्या होता है, 8 8 दा होता है 64, यहाँ 6 कैरी कराएंगे, 8 8 दा 64, 64 और 6 कितना होता है 70 डिवाइड बाय 7 करेंगे। यहाँ लिखेंगे 128 माइनस 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 7 ज़ा क्या होता है, मतलब 7 1 ज़ा 7, डिवाइड करना सबको आता है ये मानकर चल रहा हूँ मैं, डिवाइड करते हैं 7 1 ज़ा 7, 0 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो 0 डिवाइड नहीं हो रहा तो एक संख्या और उतारनी पड़ेगी, एक संख्या और उतारते तो फिर 0 लिखते। अभी भी कौन सा डिवाइड हो रहा है, तो अब भी डिवाइड ना हो तो आपको करना क्या होता है, आपको एक और 0 लगाकर पॉइंट लगाना होता है, तब यहाँ 0 लगा सकते हैं। कितनी बार में जाएगा ये 5 बार में जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, 0 लगाकर क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। ओके, मतलब 7 टाइम्स में चला जाएगा। अब डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, 1 बच रहा है, तो लगभग इतना आंसर आएगा 100.57 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लिख लेंगे, अब माइनस कर लेते हैं। अगर मैं अब क्या करूँ यहाँ पर, ये रफ वर्क है हमारा। ओके, अगर मैं 128 में से माइनस करूँ किसे 100, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ लगा लो 0 0 लगा, तो 0 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 0 जाएगा 7, 2 में से 0 जाएगा 2 और 1 में से 0 जाएगा 1, तो आंसर कितना चाहिए 27.43 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। इतना हमारा आंसर आना चाहिए, डेसिमल कटा नहीं ना पूरा, इसलिए मैंने अप्रॉक्स यहाँ पर मेंशन करा है। तो आसान क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन है, आप चाहते तो एलसीएम लेकर इसको मतलब कि मल्टीप्लाई करते, इसकी मल्टीप्लाई करते, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते, सॉल्व कर सकते थे, और 7 से डिवाइड नहीं करते तब भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं करा है, अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर निकालना है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 हमसे क्या कहता है देखते हैं ज़रा। अब तो क्वेश्चन फास्ट हो रहे हैं, पहले से कुछ क्वेश्चन इसने मुश्किल दे रखे थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब सारे क्वेश्चन आसान हैं। देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द लेंथ ऑफ अ रोप बाय विच, लेंथ ऑफ द रोप की बात करें जिससे काउ टाइड है, इज इंक्रीज फ्रॉम 12 मीटर टू 19 मीटर, हाउ मच मोर एरिया कैन द काउ ग्रेज। अब काउ कितना एरिया ग्रेज कर सकती है, ओके। अब इसने मेंशन नहीं करा कहाँ पर ये रोप से बंधी हुई है। ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में कर रखा है, जो सेकंड एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से उसका 7वां क्वेश्चन है या 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। उसमें क्वेश्चन था घोड़े वाला, हॉर्स वाला क्वेश्चन था, जिसमें हॉर्स को एक रेक्टेंगुलर पार्क में बांधा गया था, ठीक है। और यहाँ पे उसकी रोप थी, याद होगा आपको, पहले वो 5 मीटर रहती है रोप, और उसके बाद फिर वो कर दी जाती है 10 मीटर, और पूछा जाता है इंक्रीज इन एरिया बताओ, ठीक है। पहले मतलब कुछ और रहती है, फिर उसको बढ़ा दिया जाता है, फिर पूछा इंक्रीज इन एरिया बताओ। तो इसके लिए आप क्वाड्रेंट का एरिया पहला वाला निकालते हैं, फिर नए का निकालते हैं, माइनस करके आप इंक्रीज इन एरिया निकाल देते हैं। यहाँ पर बताया क्या रेक्टेंगल है, बच्चे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं कि होगा ही होगा। जब इसने नहीं बताया तो आपको मानकर चलना है वो फ्रीली एक जगह पर ऐसे बंधी हुई है काऊ। अब एक्चुअल में काऊ की जो रस्सी है उससे वो पहले इतना एरिया ग्रेज कर सकती है। अब रस्सी को अगर बढ़ा दिया गया तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ये होने वाला है जो मैंने यहाँ पर बनाया है। समझ आ रही बात, थोड़ा ख़राब सर्कल बना है, बहुत ज़्यादा ख़राब बना है, लेकिन एडजस्ट करें। तो ये एरिया हमें निकालना है, इसने कहीं नहीं कहा रेक्टेंगुलर पार्क, तो बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। आपको ओवर कॉन्शियस मतलब कि आपको जो है अनकॉन्शियस नहीं हो जाना है क्वेश्चन पढ़ते समय, आप अपनी नॉस्टैल्जिया में जीने लग जाए। अच्छा ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे, घोड़े वाला क्वेश्चन करा था, घोड़े का काऊ कर दिया इसने, ऐसा नहीं हुआ, क्वेश्चन में और भी चेंजेस हैं। तो हम देखें ज़रा इनिशियल रेडियस, इनिशियल अगर हम बात करें इनिशियली या इनिशियल रेडियस, ये इतनी गलत स्पेलिंग, अगर इनिशियल लेंथ ऑफ द रोप की बात करें, लेंथ ऑफ रोप वो हमारी क्या थी, इसको R1 मान लेंगे, वो बराबर थी 12 सेंटीमीटर। न्यू क्या हो गई, या फाइनल हमारी क्या हो गई, फाइनल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू R2 मान लेते हैं, वो कितनी हो गई, वो 19 सेंटीमीटर हो गई।
तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, क्या निकालना चाहता हूँ? इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज। इसने ये नहीं कहा ना पुराना वाला निकालो नए वाला निकालो, सीधे कह रहा है हाउ मच मोर एरिया कैन द काउ ग्रेस। तो यानी कि कितना इंक्रीज हो जाएगा ये निकालना है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। वो बराबर किसके होगा? एक साथ निकालेंगे, बार बार दो दो कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल कैलकुलेशन। अगर मैं बड़े सर्कल का एरिया निकालूं, यानी कि न्यू एरिया निकालूं, और उसमें से ओल्ड एरिया को माइनस कर दूं, तो हमें इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया पता लग जाएगा। न्यू एरिया क्या, ओ न्यू एरिया क्या होगा? R2 के साथ जो निकलेगा पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। उसमें से क्या घटाना है? ओल्ड एरिया। ओल्ड एरिया क्या था? पाई R1 का स्क्वायर, पुरानी वाली रोप की जो लेंथ थी, ओल्ड रोप की। तो इससे निकल, इसमें पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 22/7 दे रखी है, वो तो हम पहले यूज़ कर रहे थे। पाई कॉमन आ सकता है, R2 का स्क्वायर जो कॉमन आ सकता है उसे ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 22/7 आ जाएगा। R2 की वैल्यू क्या है? 19 का स्क्वायर, माइनस R1 की वैल्यू क्या है? 12 का स्क्वायर। 22/7। अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, 19 + 12 हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? A + B इंटू ए माइनस बी। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 31। इनको घटाएंगे कितना आएगा? 7। 7 से 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है। 31 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2, 2 3 = 6। सेम चीज़ लिखेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो कितना आ रहा है? 682 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्टेटमेंट लिख देंगे, द काउ, जो काउ है, कैन ग्रेस कर सकती है 682 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर क्या लिखा था इसने? मोर ही लिखना है, कितना मोर वो ग्रेस कर सकते हो, इतना मोर ग्रेस कर सकती है, ठीक है। देन द प्रीवियस लिख सकते हैं आप चाहें तो, देन द प्रीवियस एरिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था ये तो। देखो अब इसने 3 मार्क का क्वेश्चन इतना इजी दे रखा है, और 1 मार्क के क्वेश्चन जो है उसमें कितनी कैलकुलेशन दे रखी है, बट कंपनसेट तो हो जाता है ना। अब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले टाइम में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कहता है सेंटर पर, कहता है सेंटर पर एक लेंथ ऑफ, सॉरी, एक कॉर्ड है। कॉर्ड मान ली ये कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। कह रहा है ये कॉर्ड सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है, और मैंने कहा था जब कॉर्ड एंगल सबटेंड करती है तो इसके दोनों एंड जुड़ जाते हैं सेंटर से। दोनों एंड कहाँ से जुड़ जाते हैं? सेंटर से जुड़ जाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। निकालते हैं। इसने क्या क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसने क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है 60 डिग्री। पूछा क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखो 3 मार्क्स में इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है, किसके बराबर है? फॉर्मूला लगाना है सीधे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है, θ/360 पाई R स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 60 डिग्री में क्या लगता है? √3/4 R स्क्वायर। R स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो, बचेगा क्या? θ/360 कॉमन लो, अगर कॉमन आ रहा है कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। यहाँ बचेगा √3/4। अब देखें R की वैल्यू कितनी दे रखी है? R की वैल्यू हमें गिवन है, R की वैल्यू 14 गिवन है, 14 × 14 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 14 × 14। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू 60 गिवन है, 60/360। पाई की वैल्यू 22/7 इसने कह रखा है देने के लिए, माइनस, और √3/4 की जगह तो √3/4 ही लिख सकते हैं। इसने कहीं पर √3 की वैल्यू नहीं दी है। अगर आप अपनी तरफ से लिख देंगे तब भी दिक्कत नहीं है एग्जाम में, और नहीं लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है। मैं नहीं लेने वाले पे, नहीं लिखने वाले को चूज़ करता हूँ यहाँ पे। अब आपको करना क्या है? लास्ट तक कैलकुलेशन करनी है जो भी पॉसिबल है, और जो भी पॉसिबल कैलकुलेशन है उसको कैसे समझते हैं यहाँ देखो। 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा। ये बात क्लियर हो रही है? इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। बच क्या रहा है? पर 11, और नीचे बच रहा है 21, माइनस √3/4। और यहाँ देखते हैं, अब इनका एलसीएम लेकर इसको ऐड कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
4 किससे करेंगे क्या आएगा 44, 21 किससे करेंगे √3 से, तो क्या आ जाएगा 21 √3, मल्टीप्लाई होगी नहीं, बस लिखने का तरीका बदलेगा। अब देखिए कुछ डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, देखें ये डिवाइड हो रहा है 7 से, 7 वन जा, पहले 2 से भी कर सकते हैं चाहे तो, 7 वन जा 1 आएगा, 7 2 जा, ये भी 7 से हो रहा है, तो ये क्या आएगा 7 जो है 2 जा 14, यहाँ पे बचेगा 5, 7 8 जा 28, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 4 से ये भी हो रहा है, 4 7 जा, तो बच क्या रहा है 7/3 आ गया यहाँ, 7 3 नीचे डिवाइड में आएगा लेकिन यहाँ भी लिख सकते हैं उसे, ठीक है, यहाँ आएगा 44 माइनस 21/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा, यही कैलकुलेशन छोड़नी है, कॉमन लेना है, एलसीएम लेना है, अगर एलसीएम आ रहा है डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दे रहे हैं। अब यहीं पर आपको लीव करना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.73 जो अप्रॉक्सीमेटली होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है जनरली, यहाँ नहीं नहीं है तो इसलिए मैं लीव कर रहा हूँ, दे देता क्वेश्चन में तो मैं कैलकुलेशन करता। तो आप यहाँ चाहे तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम के बाद करो, मतलब जब सारा एग्जाम हो जाए। अब इसको लीव कर दो, इस पर भी पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, क्यों हम कैलकुलेशन पे टाइम खराब करें अपना, जब टीचर यहाँ पे पूरे मार्क्स देने वाले हैं। तो आपको करना क्या, लास्ट में जगह छोड़ देनी 3 4 लाइन की या 5 लाइन की छोड़ दो, और उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना जब टाइम बचे, अभी टाइम को यूटिलाइज करना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, ओके, जैसे जैसे हम एंड की तरफ आ रहे हैं क्वेश्चन आसान होते जा रहे हैं, आसान 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 और आसान। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो दोनों पूछ ली इसने, माइनर और मेजर दोनों निकालने हैं, माइनर भी निकालना है, माइनर का भी एरिया निकालना है आपको, और मेजर का भी निकालना है आपको, यहाँ पे भी एरिया निकालना है, मेजर का भी निकालना है और माइनर का भी निकालना है। जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 42 सेंटीमीटर है, रेडियस दे रखी है। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 88 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है अगर 88 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखा है एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है, 42 इसकी लेंथ दे रखी है, और कह रखा है लेंथ ऑफ द आर्क इज, आर्क की लेंथ दे रखी है यहाँ पर कितनी है 88 सेंटीमीटर, यहाँ दे रखी है उसने 88 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ऑफ द आर्क दे रखी है, ठीक है। अब एक बात सोचें, इसने थीटा दिया, जब थीटा नहीं दिया तो क्या हम निकाल सकते हैं कुछ भी नहीं, थीटा तो दोनों फॉर्मूले में आता है, सेगमेंट के भी सेक्टर के भी, सेक्टर नहीं पता लगा तो सेगमेंट पता नहीं लगेगा, तो थीटा निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे थीटा, तो रेडियस इसने क्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 88 सेंटीमीटर, थीटा निकालने के लिए इसी का यूज़ करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, हमें किसके बराबर दे रखा है 88 के, कहीं पे पाई की वैल्यू नहीं लिखी तो पाई की वैल्यू हम खुद लिखेंगे, तो उसे इससे डिवाइड कर सकते हैं 180, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, आर की जगह आर लिखेंगे 88 लिख देंगे, आर बराबर क्या आएगा 88, 7 मल्टीप्लाई में जा रहा है, 180 भी मल्टीप्लाई में जा रहा है, ओके, और थीटा निकालना है ना हमें, आर की वैल्यू तो हमें पता है, थीटा की जगह थीटा रखते हैं, और आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू जो यहाँ पर है वो लिख देते हैं कितनी है 42, तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा, ओके, छोटी सी मिस्टेक हुई मुझसे, तो यहाँ पर आएगा 42 डिवाइड में और 22 भी डिवाइड में आएगा, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे डिवाइड में, तो 22 से ये डायरेक्ट कट रहा है 4 बार में, नज़र आ रहा है आपको, एक एक करके भी काट सकते हैं, पहले 2 से काट लो, फिर से 2 से काट लो, फिर 11 से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं, फिर 7 से 7 6 हैं कटता नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन होती हुई नज़र आ रही होगी, 6 3 18, 0 का 0 कॉपी कर लेंगे, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, तो थीटा बराबर क्या आ गया 4 3 12 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर, ये देखो ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए लग रहा है मैंने, 120 डिग्री हमारा थीटा आ जाएगा, एंगल तो डिग्री में आता है ना, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था। ऐसे ही अगर छोटी छोटी मिस्टेक होती है तो मुझे आप नोटिफाई करते रहे, ताकि मैं ध्यान रखूँ इन चीज़ों का और इम्प्रूव कर सकूँ, ऐसे ही आपको करना होता है, ठीक है, कोई आपको टोकेगा आप उसको ध्यान रखेंगे और इम्प्रूव करेंगे, तो ऐसे ही आप खुद को भी टोकते रहे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, और आगे देखते हैं। अब इसने जो पूछा था वो निकालना है, पहले माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको सेगमेंट का ही फॉर्मूला लगाना है, जो कि आपको पता है किसके बराबर होता है, किसके होता है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनस करना है किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी डिग्री वाला है 120 डिग्री वाला, फॉर्मूला मैंने बताई रखा है आपको,
एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 120 हो चाहे 60 हो, फॉर्मूला क्या लगाना है, √3/4 आर स्क्वायर। कॉमन क्या है, आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बचता क्या, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरी आदत है बाद में वैल्यू रखने की, ठीक है, पहले कॉमन लेने की, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है जनरली। 360 इंटू पाई माइनस √3/4। क्वेश्चन ने कहीं पाई की वैल्यू √3 की वैल्यू नहीं दी है तो हम भी नहीं लिखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 42 इंटू 42, 120, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा, मैंने थीटा की वैल्यू डायरेक्टली रख ली यहाँ पे 1 और यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 माइनस √3/4। करना क्या है, एलसीएम लेना है, और तो कुछ कट नहीं रहा। 42 इंटू 42 तो 21 आएगा, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो रही है कैलकुलेशन, अगर आप देखें यहाँ 21 आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो क्या आएगा 84, 4 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो क्या आएगा 88, और 21 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आएगा 21/3। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट रहा है यहाँ से, और ध्यान से देखें तो ये भी कट रहा है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप छोटे स्टेप ले सकते हैं, मुझे नजर आ रहा है इसका डबल ये होता है तो मैंने डिवाइड कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। कितना आंसर आ रहा है 21/88 माइनस 21/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप बचता है एरिया ऑफ, अब बचता है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और ये फिनिश हो जाएगा हमारे सारे क्वेश्चंस। तो लास्ट के क्वेश्चन अगर आप देखें बड़े मार्क्स के, वो हमारे जल्दी हो गए। तो कुछ बच्चे ना ऐसा देखकर कि छोटे क्वेश्चन तो मुश्किल बना लेते हैं, टाइम लग जाता है, कहीं बड़े क्वेश्चन ना हम कर पाए तो वो बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको भी पता करना है, आपको छोटे क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है बड़े क्वेश्चन में। अगर छोटे क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो बड़े क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर लो, और बड़े में लग रहा है तो छोटे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है, हर बच्चे का अलग पैटर्न होता है। अब हमें मेजर सेगमेंट निकालना है, और इसका तरीका क्या है, एरिया ऑफ सर्कल निकालो और माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सबको पता है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का अभी हमने निकाला ही है, कितना निकाला था 21 इंटू 88 माइनस 21/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, 21 इंटू 88 माइनस 21 इंटू √3, ये हमारा आया था। पाई की वैल्यू सबको पता है, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 42 माइनस 21, 88 माइनस 21/3, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर आंसर कितना आ रहा है, डिवाइड होकर आंसर 6 आ रहा है। 21 यहाँ पे भी है, 21 अगर आप ध्यान से देखें यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं। 21 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 22 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और 21 इसमें से कॉमन लिया है तो डिवाइड करते ना, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, तो 2 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखना, माइनस का साइन है, फिर ये वाला ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं, 88 आएगा क्योंकि 21 तो कॉमन ले लिया, माइनस 21/3 आएगा, इस ब्रैकेट को क्लोज कर लिया और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बना दिया। 21 इंटू इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 ज़ा क्या होता है 12, 6 2 ज़ा क्या होगा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, ब्रैकेट खोलते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। आगे देखते हैं 21, 2 की मल्टीप्लाई कराओ 4 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई कराएं 6 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कराएं 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 माइनस 88 प्लस 21/3। अब एक ही जगह कैलकुलेशन हो रही है, बस इन्हें माइनस करना है, तो 4 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 14 माइनस 8 कितना होता है 6, 5 में से 8 नहीं घटा सकते तो 15 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 माइनस 8 आ जाएगा आपका 15 माइनस 8 यानी कि 7 आ जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 1 इसने कैरी करा दिया, 1 इसने अपना इसे दे दिया, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 21/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने फाइनल आंसर निकाल दिया। मैं थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये सारी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई माइनस यहाँ करके दिखाता हूँ, लेकिन पहले की काफ़ी सारी वीडियो में मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन कैलकुलेशन को करके देखें, अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो ओके, वरना आप डायरेक्टली भी इसे समझ सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस आपका ठीक ठाक है और आपको लगता है कि आपके आंसर हमेशा ठीक ही आते हैं ऐसा करने पर, और डाउट है तो प्रॉपर कैलकुलेशन करो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।